So good afternoon everyone. So today we are going to read errors. ठीक है, errors in measurement. Yes. तो भाई देखो, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इससे हर साल नीट में एक क्वेश्चन आता है, जेई में भी एक क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो यहाँ से हम 4 मार्क्स कंफर्म ला सकते हैं. बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है. इस बार भी आया था एक क्वेश्चन. आई थिंक इस बार नहीं आया था. दिस वाज द फर्स्ट ईयर व्हिच वी डिडंट गेट एनी क्वेश्चन फ्रॉम एरर्स 2020, राइट? अदरवाइज यू गेट एवरी ईयर, तो एक्सपेक्ट की लास्ट ईयर जरूर आएगा, हर साल आएगा. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एरर्स. हाँ, तो भाई एरर्स की बात अगर करूं तो इसको पढ़ाने का एक बड़ा ही सिंपल मेथड है जो मैं यूज करने वाला हूं. बिकॉज यू ऑल आर रिपीटर्स, सो मैं उनका डेफिनेशन ऑब्वियसली तुम्हारे बोर्ड्स में आएगा. दैट इज यूजलेस फॉर अस, राइट? तो मैं तुम्हें वो बताऊंगा जिससे तुम सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाओ, बना पाओ. ओके, तो आप देख सकते हो इस स्क्रीन पे 5 चीजें लिखी हुई है. पहला मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, दूसरा एब्सोल्यूट एरर, तीसरा मीन एब्सोल्यूट एरर, चौथा रिलेटिव एरर एंड पांचवा परसेंटेज एरर. आउट ऑफ दीज 5 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. अगर इसी दोनों से 100% क्वेश्चंस होंगे, पहले 3 से कभी कुछ नहीं आएगा. बट द थिंग इज दैट विदाउट नोइंग द फर्स्ट 3 वी कैन नॉट प्रोसीड टू फोर्थ वन. मतलब रिलेटिव एरर को जानने के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर रिक्वायर्ड है, मीन एब्सोल्यूट एरर को जानने के लिए एब्सोल्यूट एरर रिक्वायर्ड है, और एब्सोल्यूट एरर को जानने के लिए नंबर 1 मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू रिक्वायर्ड है. तो सभी एक दूसरे से लिंक्ड है. बात समझ में आ रही है? तो वन बाय वन हम सभी को देखेंगे. क्या मेरी आवाज क्लियर है? राइट? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक सिंपल एग्जांपल के हेल्प से मैं तुम्हें पांचों समझा दूंगा. ध्यान से समझोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, ध्यान से नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा, है ना? चलो देखते हैं, आ जाएगा, डोंट वरी. हाँ, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इस चीज को हम लोग एनालाइज करने के लिए. ये देखो हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो कि पहली बात तो आप ये समझो कि आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, आप सभी 12th पास कर चुके हो, आपके प्रैक्टिकल्स हुए होंगे, राइट? Yes, तो sir. आप ये बताओ, ओके, जब आप प्रैक्टिकल करते हो किसी भी सब्जेक्ट का, वेदर वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तो आप एक रीडिंग लेते हो एक्सपेरिमेंट का या मल्टीपल रीडिंग्स लेते हो? मल्टीपल रीडिंग्स लेते हो. आपको प्रैक्टिकल में सर ने बताया होगा, जो आपके स्कूल वाले सर है, कि आप जितना ज्यादा नंबर ऑफ रीडिंग लोगे, जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन लोगे, डेटा उतना एक्यूरेट होगा, राइट? Yes, sir. है ना? अब यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रिसीजन दो टर्मिनोलॉजीज आते हैं स्टूडेंट्स. हाउएवर दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस फॉर नीट एंड जेई में नहीं आते ये सब, बट फिर भी बता दे रहा हूँ, जनरल नॉलेज आना चाहिए इंसान को. एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? My data is very accurate and my data is very precise. What does it mean? कौन बताएगा मुझे? सुनना मेरी बात को. आपको पता है ये ओम्स लॉ है, राइट? तो यहां से करंट की वैल्यू कितनी आती है? I इक्वल टू V अपॉन R. मान लो V है हमारा 10 वोल्ट और रेसिस्टेंस है 2 ओम, तो करंट कितना आया? 5 एम्पियर, करेक्ट? ये जो मैंने वैल्यू निकाला है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला है या थ्योरेटिकली निकाला है? Theoretically. थ्योरेटिकल डेटा इज करेक्ट डेटा. ये करेक्ट डेटा होना चाहिए, ठीक है? अब जब आप लैब में जाके परफॉर्म करते हो तो आप इसी करंट को एम मीटर की हेल्प से मेजर करते हो, राइट? मल्टीमीटर या एम मीटर, करेक्ट? Yes, sir. तो आपको सर बोलते होंगे 5-6 टेबल बनाओ, एक टेबल बनाओ, उसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 डालो. जितना ज्यादा सीरियल नंबर डालोगे डेटा उतना एक्यूरेट होगा. इसका मतलब ये है कि मान लो आपने पहला रीडिंग लिया एम मीटर से, आपका वैल्यू आया 4.9 एम्पियर. दूसरा रीडिंग लिया आपने एम मीटर से, आपकी वैल्यू आई 5.2 एम्पियर. तीसरा वैल्यू लिया आपने एम मीटर से, उसकी वैल्यू आई 4.7 एम्पियर. तो क्या ये 3 रीडिंग लिया मान लो मैंने, ये तीनों ही रीडिंग एक्चुअल वैल्यू जो ट्रू वैल्यू था, ट्रू वैल्यू इज दिस, थ्योरेटिकल वैल्यू इज माय ट्रू वैल्यू हियर, राइट? तो क्या उसके करीब है? क्लियर है बात? Yes, sir. तीनों ही डेटा ऑलमोस्ट उसके करीब है. थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मैं मानता हूँ, थोड़ा सा एरर होता है, हर जगह होता है, बट ये ट्रू वैल्यू के क्लोज है.
बट अब सोचो दूसरे बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया, सेम एक्सपेरिमेंट, उसके डेटा कुछ और आया। उसका पहला डेटा सुनो क्या है, 4.4 एम्पियर। दूसरा डेटा है उसका 4.41 एम्पियर। तीसरा डेटा है 4.396 एम्पियर। आप मुझे ये बताओ कि पहले स्टूडेंट का एक्सपेरिमेंट के जो डेटा थे, क्या वो ज्यादा क्लोज थे ट्रू वैल्यू के? Yes, sir. Yes, sir. The closeness to the true value is called accuracy. बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. आपका डेटा ट्रू वैल्यू के जितना नजदीक होगा वो उतना एक्यूरेट कहलाएगा। ठीक, अब सवाल है ये दूसरे बच्चे का एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखते हैं। इसके वैल्यूज जो है ना एक्चुअल वैल्यू से काफी दूर है। एक्चुअल वैल्यूज 5 एम्पियर एंड 4.4 एम्पियर, 4.41, 4.39 is very far away from 5 ampere, right? So his values are not that accurate as compared to student 1's data, right? But एक चीज है, आप देखो स्टूडेंट 1 के डेटा के, इसने 3 ऑब्जर्वेशन लिए थे, इन तीनों के बीच देखो डिफरेंस कितना है। 4.9 और 5.2 के बीच का कितना डिफरेंस है? 0.3 एम्पियर, है ना? Yes, अब 4.7 और 5.2 के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.5 एम्पियर। तो डिफरेंस काफी ज्यादा है ना? Yes, sir. बट जब आप स्टूडेंट 2 के डेटा को कंपेयर करोगे, डेटा 1 और डेटा 2 को कंपेयर करो तो डिफरेंस कितना आएगा? 0.01 एम्पियर। इन दोनों को कंपेयर करो तो 0.004 एम्पियर, है ना? बहुत कम। yes, sir. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैंने पहला स्टूडेंट ने जो डेटा कलेक्ट किया है, दैट डेटा इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, राइट? But the data collected by second student is not that close to the actual value, but these data are more or less similar. एक दूसरे से काफी क्लोज हैं। एक्चुअल डेटा से क्लोज नहीं है ये, बट ये एक दूसरे से काफी कम डिफरेंस रखते हैं। ऐसे डेटा को हम बोलते हैं प्रिसाइज डेटा। ठीक है? क्या आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच का डिफरेंस पता चला? अब मैं बताता हूँ बुकिश डेफिनेशन। Accuracy मतलब होता है the closeness of the data to the actual value or true value, correct? Closeness of the data Yes, to the true value. Yes, sir. अब precision का मतलब होता है कि repeatability of the data, मतलब जो आप 10 बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो हर 10 एक्सपेरिमेंट में जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक दूसरे से काफी क्लोज है कि नहीं है? बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. Yes, sir. एकदम आ गई। अभी ये कभी नहीं पूछा जाएगा तुमसे, बहुत पहले असर्शन एंड रीजन एम्स में पूछा गया था, इसलिए मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या मुझे कुछ लिखाने की जरूरत है यहाँ पे? एक्यूरेसी मतलब क्लोजनेस, मैं लिख ही देता हूँ, भूल जाओगे नहीं। एक वर्ड लिख देता हूँ, कीवर्ड की तरह याद रखना, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। और प्रिसीजन बोले तो रिपीटेबिलिटी, मतलब कितना क्लोज है एक दूसरे से। ट्रू वैल्यू से प्रिसीजन का कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट? बात समझ में आई क्या? अब Yes, sir. जो असर्शन एंड रीजन पूछा गया था उसमें पहला असर्शन यही था, इनका बेसिक डेफिनेशन वो जानना चाहता था। दूसरा स्टेटमेंट ये था कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डेटा एक्यूरेट भी होना चाहिए और प्रिसाइज भी होना चाहिए, करेक्ट? करेक्ट? Yes, sir. लेकिन अगर दोनों चीजें साथ में ना हो पाए तो प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? एक्यूरेट डेटा इज गुड और प्रिसाइज डेटा इज मोर गुड? Precise. प्रिसाइज क्या? एग्जैक्टली। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अगर मैं पूछूं कि एक्यूरेसी को तुम ज्यादा प्रायोरिटी दोगे या प्रिसीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी, तो लोग बोलते हैं एक्यूरेट, जो कि गलत है। प्रिसीजन शुड बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी। रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप एक ही एक्सपेरिमेंट को सेम अपैरेटस से, सेम लैब में, सेम डे पे कर रहे हो, सेम डे पे सेम आवर में, मतलब टेम्परेचर भी ज्यादा वेरी नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं कि एक ऑब्जर्वेशन मैंने लिया गर्मी के मौसम में, अगला ऑब्जर्वेशन लिया ठंडे के मौसम में, तो चीजें बदल जाएगी, राइट? डेटा बदल जाएगा। आप सेम टाइम पे अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 10 डेटा निकाल रहे हो, तो वो 10 डेटा एक दूसरे से काफी क्लोज होना चाहिए लॉजिकली। अगर नहीं हो पा रहा है मतलब आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो मेजरमेंट में, करेक्ट? आपके तरफ से कुछ लापरवाही है जिसके कारण इतना डिफर कर रहा है डेटा। तो ऑलवेज रिमेंबर प्रिसीजन इज डोमिनेंट ओवर एक्यूरेसी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिसीजन इज ग्रेटर देन एक्यूरेसी। अगर दोनों का कंपैरिजन कभी आया तो इस चीज को भूलना मत।
क्या ये बात दिमाग में सेट हो गया सबके? किसी को कुछ Yes, पूछना है sir. इसमें? Yes, sir. No, sir. चलो अब हम कोई काम का नहीं है वैसे, बस ऐसे ही बता दिया मैंने, एक्सपेक्ट मत करना इससे कुछ भी आएगा एग्जाम में, जो आएगा अब उसको पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा। अब मैं इन पांचों टर्म्स को तुम्हें एक एग्जांपल के हेल्प से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। तो हमारा एक न्यू शीट खोल लेते हैं हम लोग। हाँ, मान लो कि हमने एक स्फीयर का रेडियस मेजर किया, करेक्ट? हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया गया टू मेजर द रेडियस ऑफ अ स्फीयर यूजिंग, काफी डिवाइसेस से मेजर कर सकते हैं। छोटी स्फीयर होगी तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर नाम का कुछ आता है, उससे भी मेजर कर सकते हैं। चलो, तो मेजरमेंट स्टार्ट किया हमने, 5 बार मेजरमेंट लिया। पहली बार आया 5.63 मीटर, दूसरे मेजरमेंट आया 5.54 मीटर, तीसरा मेजरमेंट आया कितना, 5.44 मीटर, fourth value is 5.40 meter, and fifth value is 5.35 meter. So these are the 5 data collected on performing an experiment to measure the radius of a sphere. चलो हो गया मेजरमेंट। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे ये पांचों क्वांटिटीज मैं तुम्हें निकाल के दिखाऊंगा, ये पांचों क्वांटिटीज ध्यान से समझना। ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां से क्वेश्चन आएगा इज 4 and 5, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। बट ये दोनों डायरेक्ट निकाले नहीं जा सकते, इन्हें निकालने के लिए सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। दिमाग में सेट है? Yes, sir. अभी Yes, देखो sir. पहला टर्म को पढ़ेंगे ध्यान से, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। फिर से आएगा ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, फिर से आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट में, मैं वहां पे रिपीट नहीं करूंगा, अभी बता दे रहा हूँ। एमपीएस स्पीड के नाम से आप पढ़ोगे काइनेटिक थ्योरी में, जहां पे आप आरएमएस स्पीड भी पढ़ते हो, याद है कुछ आरएमएस वैल्यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो भाई सुनो, एक क्लास है, क्लास में 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 10. 10 बच्चे। हाँ, लो 10 स्टूडेंट्स। उनमें से किसके कितने मार्क्स आए मैं बताता हूँ। स्टूडेंट 1 का 90 आया, स्टूडेंट 2 का 90 आया, स्टूडेंट 3 का 90 आया, स्टूडेंट 4 का भी 90, 5 का 85, 6 का 85, 7 का 80, स्टूडेंट नंबर 8 का 70, स्टूडेंट नंबर 9 का 60, स्टूडेंट नंबर 10 का 50। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एकदम रटना नहीं है, समझना है। 10 स्टूडेंट के मार्क्स तुम्हारे सामने हैं। अभी उस क्लास के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। चलो तुम में से किसी को उठा लेता हूं मैं। किसको उठाऊं? झलक है क्या? yes, sir. मान लो झलक को लेके गए उस क्लास में, वो कुछ नहीं जानती है, उस स्कूल में नहीं है वो, उस क्लास में वो किसी बच्चे को नहीं जानती है, ना उनके मार्क्स जानती है। मैंने रैंडमली उसे क्लास में लाया, 10 बच्चे बैठे हैं, मैंने उसे बोला, किसी भी रैंडम स्टूडेंट को खड़ा कर दिया, मैंने उसे ये लिस्ट दे दिया, ये जो लिस्ट है ना कि 10 बच्चे के मार्क्स कुछ इस तरह से हैं, ये उसे दे दिया। बट उसे ये नहीं पता है कि किस बच्चा का कितना है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने उसे लिस्ट बना के दिया कि इस क्लास में भाई 4 बच्चे 90 लाए हैं, 2 बच्चे 85 लाए, एक बच्चा 80, एक बच्चा 70, एक 60, एक 50। बट उसे कुछ नहीं पता किसे कितना आया है। मैंने रैंडमली किसी को उठा लिया क्लास से, बोला खड़े हो जाओ, और झलक को बोला कि बताओ इस लड़के के मार्क्स कितने। अब झलक बोलेगी मुझे कैसे पता, राइट? वो बोलेगी आपने नाम तो लिख के नहीं दिया लिस्ट में। तो मैं बोलूंगा अच्छा अगर तुम्हें गेस करने बोला जाए कि इस बच्चे का मार्क्स कितना है, तो झलक तुम्हारा आंसर क्या होगा? अगर तुम्हें रैंडमली उस बच्चे का मार्क्स बताना है जस्ट बाय सीइंग दिस टेबल, तो व्हाट विल बी योर आंसर? Sir, 90. क्यों, ऐसा क्यों, बताओ मुझे। क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। एकदम सही। क्या 90 आने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है? Yes, sir. मैं मानता हूँ कि गारंटी नहीं है कि उसका 90 होगा, हो सकता है वो 50 वाला बच्चा हो। बट अगर तुक्का ही मारना है तो ऐसा तुक्का मारो ना जिसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, इजंट इट करेक्ट? Yes, sir. लाइक दिस, झलक का ये आंसर होगा कि सर 4 बच्चे के 90 मार्क्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बच्चे का भी 90 होगा, करेक्ट? दैट इज व्हाट वी मीन बाय मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। क्या बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. पूरे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, पूरे एसी करंट में यही एमपी वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का मीनिंग यही होगा। डू नॉट फॉरगेट दिस एनी टाइम। मैं ये एग्जांपल मिटा दूं या रहने दूं? रहने देता हूं। इस डेटा के हेल्प से मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कितनी आएगी? 90 आएगी, करेक्ट? चलो, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज 90 एंड इट्स अदर नेम इज आल्सो मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एवरेज वैल्यू। मीन मतलब
एवरेज वैल्यू। तो चलो हमारे पास 5 डेटा है, हम सीक्वेंस में चलेंगे, हम ये पांचों क्वांटिटीज को इवेल्युएट करेंगे, एमपी वैल्यू और मीन वैल्यू, देन एब्सोल्यूट एरर, देन मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड सो ऑन। अभी आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो आपके 5 रीडिंग्स दिख रहे हैं, क्या कोई भी 2 रीडिंग सेम है क्या? आप ये बताओ, एनी 2 रीडिंग्स आर एग्जैक्टली सेम? नो। तो No, क्या sir. यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे? No, No, sir. sir. नहीं लगा पाएंगे। अगर कोई 2 क्वांटिटी सेम होता तो आपका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वही हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे सारे क्वांटिटीज अलग हैं, तो हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का दूसरा नाम, जो कि मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू है, हम उसको यूज करते हैं। तो उससे हम पहली क्वांटिटी निकाल लेंगे एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू को हम मेजर क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स? व्हाट वे वी एक्चुअली मेजरिंग? रेडियस, राइट। तो रेडियस का मीन वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वुड बी, आपको एवरेज निकालने आता है सबको, राइट? सबको ऐड कर दो प्लस डिवाइडेड बाय 5। कितने रीडिंग्स लिए तुमने? 5 रीडिंग्स लिए। तो ये आपका मीन वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ से मीन वैल्यू आता है, आई विल टेल यू कैलकुलेटर के हेल्प से, 5.472 मीटर। दिस इज द पार्ट 1 कैलकुलेटेड। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, sir. कोई प्रॉब्लम No, नहीं, ठीक। sir. चलो नेक्स्ट क्वांटिटी निकालेंगे, मीन वैल्यू निकल गया। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ध्यान से समझना। एब्सोल्यूट एरर जो है ना, टोटल एक्सपेरिमेंट के रेस्पेक्ट में कभी नहीं निकलता है। एब्सोल्यूट एरर हर रीडिंग के रेस्पेक्ट में अलग होता है। कैसे? आई विल टेल यू, ध्यान से सुनना। एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ठीक है, निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को मैं कैसे दिखाऊं? डेल्टा आर। एब्सोल्यूट एरर इज शोन बाय डेल्टा आर। यहाँ पे रेडियस मेजर कर रहे हैं इसलिए डेल्टा आर। अगर तुम एक्स मेजर कर रहे होगे तो डेल्टा एक्स, डजंट मैटर। तो एब्सोल्यूट एरर का बेसिक फॉर्मूला सुनो क्या है? मॉड्यूलस ऑफ मीन वैल्यू माइनस रीडिंग 1, ये आएगा एब्सोल्यूट एरर कॉरेस्पॉन्डिंग टू रीडिंग 1। ध्यान से सुनना, डोंट गेट कंफ्यूज, यही सबसे कंफ्यूजिंग है एब्सोल्यूट एरर। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने 5 रीडिंग लिए ना, तो पांचों रीडिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट एरर अलग होते हैं। बात समझ में आ रही है? एब्सोल्यूट एरर टोटल एक्सपेरिमेंट का नहीं होता है, हर रीडिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग होता है। तो पहले रीडिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब 5.63 मीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एब्सोल्यूट एरर होगा उसको हम डेल्टा आर सबस्क्रिप्ट 1 से डिनोट कर रहे हैं, फर्स्ट रीडिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ मीन वैल्यू माइनस R1। R1 क्या है स्टूडेंट्स? R1 ये है। तो भाई यहाँ से कितना आ जाएगा मुझे बताना? मॉड्यूलस ऑफ 5.472 माइनस R1 की वैल्यू है 5.63। क्या ये क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है पूछ लो, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, आई एग्री, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ भी डाउट है पूछ लो अभी। सो गए क्या सब? नहीं सर। नहीं सर। पक्का समझ में आ गया ये? Yes, हाँ, sir. यही थोड़ा हाँ कंफ्यूजिंग है। अच्छा अभी और 4 डेटा बचे हैं ना, 4 रीडिंग और है, इनके करस्पॉन्डिंग तुम लोग बताओगे मुझे। अभी मुझे तुम लोग बताओ कि व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर करस्पॉन्डिंग टू रीडिंग नंबर 2। क्या मैं उसे ऐसे डिनोट करूंगा? Yes, sir. करेक्ट। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ आर मीन माइनस, कम ऑन टेल मी, रीडिंग 2। R2. एग्जैक्टली, R2. आर मीन माइनस R2। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? आर मीन का वैल्यू कितना था? 5.47 माइनस R2 की वैल्यू 5.54। 5.54। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं मॉड्यूलस साइन का यूज क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज दिस नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। देखो इसको अगर माइनस करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, बिकॉज 5.54 इज ग्रेटर देन 5.47। तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। टू एंश्योर दिस थिंग आई एम यूजिंग मॉड्यूलस साइन, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, अच्छा अभी एक मिनट रुक जाओ, अभी तुम लोग मुझे ये बताओ ये क्या है? डेल्टा R2 क्या है? कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज डेल्टा R2? Absolute error of second observation. एग्जैक्टली, एब्सोल्यूट एरर कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेकंड रीडिंग। समझ में आ गया क्या? Yes, sir. डेल्टा Yes, sir. R3 क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर कॉरेस्पॉन्डिंग टू थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? R मीन माइनस R3। क्या ये कितनी वैल्यू दे देगा भाई?
R mean है 5.472 और R3 is this 5.44. सबको समझ में आ रहा है ये बात? वेरी Yes, इंपॉर्टेंट sir. टू अंडरस्टैंड. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. एक और डेल्टा R4 क्या होगा, डेल्टा R5 क्या होगा? डेल्टा R4 की वैल्यू होगी मीन वैल्यू माइनस रीडिंग 4 देखो क्या है 5.40, तो ये रहा. और डेल्टा R5 का वैल्यू कितना होगा, फिफ्थ रीडिंग देखो क्या है 5.35. 5.35. एग्जैक्टली. क्या ये सब आराम से कैलकुलेट हो सकते हैं? आई एम नॉट कैलकुलेटिंग दिस. हो सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या हमने पहले दो क्वांटिटी समझ लिए? पहला मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाल लोगे, अरे वो तो कुछ भी नहीं है, एवरेज निकालना है बस. करेक्ट. Yes, sir. दूसरा एब्सोल्यूट एरर निकाल लोगे. Yes, sir. तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज भी लिखते जाता हूँ सबका, ताकि तुम रिवीजन करो तो तुम्हें पता चले. मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का फॉर्मूला तो भाई सिंपल है. अगर 5 रीडिंग लिया है, R1 प्लस R2, मान लो n नंबर ऑफ रीडिंग्स लिया, डिवाइडेड बाय n. दिस इज द फॉर्मूला. करेक्ट. एब्सोल्यूट एरर इज वेरी सिंपल. उसको डिनोट करेंगे डेल्टा R1 इक्वल टू, बोलो बोलो, R mean माइनस R mean minus R1. सिमिलरली डेल्टा R2 इक्वल टू R mean माइनस R2 मॉड्यूलस एंड सो ऑन. ठीक है. दो क्वांटिटीज का काम खत्म. अब क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर? भाई नाम से ही पता चलता है, मीन मतलब एवरेज. मतलब अभी आपने जितने एब्सोल्यूट, अभी बताओ कि इस केस में, केस नंबर 2 में, ये वाले में अभी ये कैलकुलेट किया ना, इसमें कितने एब्सोल्यूट एरर तुमने निकाले? 5. 5. हर रीडिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एब्सोल्यूट एरर होता है. उन सारे एब्सोल्यूट एरर का एवरेज ले लोगे तो वो कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर. करेक्ट. Yes, sir. मतलब क्या मुझे Yes, मीन sir. एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला ऐसा लिखना चाहिए? देखो, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस सो ऑन सो ऑन सो ऑन, लास्ट वाला मान लो डेल्टा Rn है, n टर्म्स है मान लो, डिवाइडेड बाय n. क्या ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसी फॉर्मूले को बुक में खतरनाक बना देते हैं. देखो कैसे. सिग्मा 1 बाय n डेल्टा Rn where n equal to 1 to, sorry, डेल्टा Ri where, अरे यार, where r is equal to, I is equal to 1 to I is equal to n. क्या ये ब्रेक करने सबको आता है? पहला वैल्यू लोअर लिमिट क्या है? I इक्वल टू 1, तो I की जगह पे यहाँ क्या डालोगे? 1, है ना? समझ में आता है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद के कारण एक प्लस आएगा, देन I इज इक्वल टू 2, फिर से एक प्लस आएगा, लास्ट टर्म होगा I इज इक्वल टू n. लास्ट क्या होगा? I इज इक्वल टू n. सिग्मा मिट गया. ठीक है. और फाइनली बाहर पे मैंने एक 1 बाय n रखा है ताकि ये वाला n को मैं इंक्लूड करूं. करेक्ट. Yes, sir. तो भाई मीन एब्सोल्यूट एरर क्या, इन सभी क्वांटिटीज को ऐड करके क्या मैं मीन एब्सोल्यूट एरर ऐसे लिख दूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? डेल्टा आर मीन, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट मीन एब्सोल्यूट एरर. ठीक है. यस यस, सुनो मेरी बात. डेल्टा R1 was what? Delta R1 was absolute error corresponding to reading 1. Delta R2 was absolute error corresponding to reading 2. Similarly, delta R mean is the mean absolute error. ठीक है. मीन एब्सोल्यूट एरर पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए एक ही होता है, क्योंकि आप एवरेज निकाल रहे हो डिफरेंट एब्सोल्यूट एरर्स का. करेक्ट. तो Yes, क्या sir. Yes, sir. इस तरह से लिखेंगे? 5 थे ना हमारे, तो डेल्टा R5 डिवाइडेड बाय 5. तो देयर वी गो. जब आप इसको सॉल्व करोगे, डेल्टा R1 डेल्टा R2 सब निकल चुका है ना स्टूडेंट्स? यहाँ पे निकाल Yes, चुके हैं sir. सब. इनको सॉल्व Yes, करोगे sir. तो आई जस्ट यूज द कैलकुलेटर एंड टेल यू व्हाट इज द डेटा. सो द डेटा इज 0.0904 मीटर. अब मुझे बताओ कि क्या थर्ड टर्म सबको समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंफ्यूज नहीं हो गए कोई? करेक्ट. No, sir. Yes, sir. थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लेना है. चलो, अब बचा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, नंबर 4 एंड नंबर 5, मतलब रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ये, और सबसे इजी भी है. बात ये है. तो भाई कोई मुझे बताएगा हाउ डू वी कैलकुलेट रिलेटिव एरर स्टूडेंट्स? एनी आइडिया?
कौन Yes, बताएगा? sir. Sir, relative error is mean absolute error upon R average. मतलब mean value. एग्जैक्टली, बहुत अच्छे. कौन बोला ये? Who said? Ayushi. हाँ, सुनो मेरी बात. स्टेप 3 डिवाइडेड बाय स्टेप 1, काम खत्म. कंफ्यूज नहीं होना है. स्टेप 3 क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय स्टेप 1 क्या है? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या फिर मीन वैल्यू. मतलब कुछ भी नहीं है. 3 डिवाइडेड बाय 1. इसी सीक्वेंस में याद रखना जैसे मुझे याद है, कभी नहीं भूलोगे. 3 क्या था स्टूडेंट्स? 3 वाज दिस, डेल्टा आर मीन डिवाइडेड बाय 1 क्या था? 1 वाज एवरेज वैल्यू. कहाँ गया? ये रहा मीन वैल्यू. 1 वाज मीन वैल्यू. तो क्या उसे मैं ऐसे लिख दूं? सिंपली आर भी लिख सकते हैं या आर मीन लिख सकते हो. मैंने क्या डिनोट किया था यहाँ पे? मीन वैल्यू के लिए क्या डिनोट किया था? आर मीन डिनोट किया था, तो आर मीन लिख देते हैं. कई बुक्स में इसे सिर्फ आर लिखते हैं. ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. क्या मेरी बात समझ में आ गई? स्टेप 3 अब समझ में आया? टू कैलकुलेट रिलेटिव एरर यू नीड टू नो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 स्टेप 3, है ना? इसीलिए मैं इस सीक्वेंस में बता रहा हूँ. कितने लोगों को समझ में आया ये? सर आ गया. यस आ सर. गया. आ गया आई थिंक हो गए तुम लोग. पक्का समझ में आ गया ना? हाँ हाँ सर. सर. चलो, अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, परसेंटेज एरर. भाई परसेंटेज एरर कुछ भी नहीं है. द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज व्हाट वी कॉल परसेंटेज एरर. ठीक है, तो कुछ भी नहीं है. परसेंटेज एरर को कुछ मत करो, चुपचाप से रिलेटिव एरर निकालो, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो. मतलब टू बी मोर प्रिसाइज, डेल्टा आर मीन डिवाइडेड बाय आर मीन इनटू 100. अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा. ठीक है, किससे पूछूं मैं? देखने तो कौन कौन है पार्टिसिपेंट में. ये कौन है? 7CFOF937. Who is this? No reply. ठीक है, मुझे पंखुरी बताएगी. पंखुरी, टेल मी व्हाट इज दिस क्वांटिटी? ये क्या है? सर मीन एब्सोल्यूट एरर. कर दिया ना गलत. झलक बताओ, व्हाट इज दिस? सर मीन एब्सोल्यूट एरर. इसने भी कर दिया गलत. आयुषी बताएगी व्हाट इज दिस टर्म. The mean absolute error. तुमने भी कर दिया गलत. और कौन है? स्वाति will tell me what is this? सर एब्सोल्यूट एरर. हाँ, इसने गलत किया. देखो, पहले 3 सही थे, तुमने गलत कर दिया. एब्सोल्यूट एरर है या मीन एब्सोल्यूट एरर है? अच्छा. पहले 3 सही थे, Mean मैं कंफ्यूज करके चोर को पकड़ रहा था. मैं पकड़ा गया. चलो, ऑल वेयर करेक्ट, नो प्रॉब्लम. डोंट गेट कंफ्यूज. ये क्या है? डेल्टा आर मीन. सर आपने मीन एब्सोल्यूट एरर. आपने सारे मीन एब्सोल्यूट एरर को गलत बोल दिया, इसलिए मैंने एब्सोल्यूट एरर बोल अब दिया. तो मैंने जान के बोला था ना, तो इसका हाँ. मतलब ये नहीं हुआ व्हाट आई एम सेइंग एवरीथिंग इज नॉट राइट, है ना? ओके सर. ध्यान रखना है. चलो ठीक. आर मीन क्या है? आर मीन क्या है? मीन वैल्यू. मोस्ट प्रोबेबल. हाँ, सॉरी, मीन वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एक ही बात है. करेक्ट. क्या किसी को कोई कंफ्यूजन होगा? अब आज के बाद ये 5 तरह के एरर कहीं भी सुन लो, क्या तुम उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो? यस सर. पूरी जिंदगी भूलोगे कभी? नो सर. नहीं सर. 2 बजे रात में कोई नींद से उठा के पूछ ले व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, बोल के सो जाओगे? यस बोल पाओगे? सर. यस सर. चलो ठीक है, काम हो गया अपना. आगे बढ़ते हैं. अब कुछ नहीं है चैप्टर में. अब अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो उसके आगे अब आएगा न्यूमेरिकल वाले पार्ट. ठीक है, तो पहले अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि क्यों पढ़ाया तुम्हें ये 5 चीजें, क्यों समझना जरूरी था. क्योंकि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. आप ध्यान से देखो, एनी फिजिकल क्वांटिटी A will be represented in this form. The first quantity which is written here is mean value और true value. इसी को true value भी बोलते हैं या most probable value भी बोलते हैं. ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फिजिक्स में या केमिस्ट्री में इस फॉर्म में डिनोट किया जाता है. पहले हम लिखते हैं स्टेप 1 जो था हमारा. 1 क्या था? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या फिर
कहा गया ये स्टेप 1, ठीक है, मीन वैल्यू या फिर Mean. ट्रू वैल्यू जो बोलना चाहो आप, ठीक है। तो पहली चीज हम लिखते हैं ये, उसके बाद प्लस माइनस लिख के लिखते हैं डेल्टा ए मीन। ये क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस डेल्टा ए मीन? अब गलती नहीं होना चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर इन ए। यहाँ पे हम कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं? आर मेजर नहीं कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं? ए ना। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? आई विल शो यू, आर के टर्म्स में दिखाता हूँ। मान लो मैंने किसी का रेडियस मेजर किया, हमारा रेडियस आया मान लो कि कितना ले लूं मैं, 2 मीटर प्लस माइनस 0.3 मीटर। दिस इज हाउ, या फिर ऐसे भी नहीं लिखते ना, बुक में ऐसे लिखा होगा 2 प्लस माइनस 0.3 ब्रैकेट में मीटर, ठीक है। अब इसको देख के आप क्या एनालाइज करोगे? व्हाट विल यू इंटरप्रेट बाय सीइंग दिस? तुम ये इंटरप्रेट करोगे कि भाई ये पहला टर्म जो 2 लिखा हुआ है ये रेडियस का मीन वैल्यू है स्टेप 1, क्लियर? यस सर। यस सर। दूसरा टर्म जो 0.3 लिखा हुआ है ये रेडियस का मीन एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा ए मीन, क्लियर है? यस अब सर। यस सर। अगर कोई आपसे पूछे कि टेल मी व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल रेडियस एंड द मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से आप मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस कितना बताओगे और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस कितना बताओगे? यहाँ पे मैंने प्लस माइनस साइन का यूज किया है, मतलब एक प्लस भी वैलिड है माइनस भी वैलिड है। जब आप मिनिमम लिख रहे हो तो कौन सा साइन यूज करोगे? माइनस। माइनस। और आपका Minus. मिनिमम वैल्यू आएगा 1.7 मीटर और मैक्सिमम वैल्यू आएगा प्लस साइन यूज करके 2.3 मीटर। अब इसको कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको ये डेटा दूं, सुनना ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आज के बाद ये ऐसा चीज बहुत जगह मिलेगा फिजिक्स में, कई चैप्टर्स में कई जगह ऐसी चीज लिखी मिलेगी, तो इस चीज को देखकर आपको ये इंटरप्रेट करना है कि ये जो भी एक्सपेरिमेंट किसी ने किया था ना, उस एक्सपेरिमेंट को कितनी बार भी परफॉर्म कर लो, 1000 बार कर लो, उसका जो भी वैल्यूज आएगा वो एक मिनिमम और मैक्सिमम के बीच लाई करेगा। एंड द मिनिमम इज 1.7, मैक्सिमम इज 2.3। 1.7 से 2.3 के बीच ही आएंगे इसके हर वैल्यू, कितना भी रीडिंग ले लो। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। एकदम अच्छे से क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो 1 सेकेंड, मूविंग अहेड, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एवरीवन शुड रिमेंबर दिस नोटेशन, ठीक है? Any physical quantity during experiments can be represented in the form of mean value and mean absolute error, and this is how we represent it. अगर कभी आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो यहाँ से आपके दिमाग में सबसे पहला एनालिसिस ये होना चाहिए, भाई रेडियस की कितनी भी रीडिंग ले लो, उसका मिनिमम वैल्यू 1.7 होगा, मैक्सिमम 2.3, मतलब सारे वैल्यूज इन दोनों के बीच लाए करेंगे। क्या बात क्लियर है? यस Yes, सर। sir. बताता हूँ एक क्वेश्चन, एक बार बिट्स पिलानी में आया था, बताऊं? बता पाओगे? लॉजिकल क्वेश्चन है। Yes, sir. यस सर। यही डेटा याद नहीं है मुझे, यही दिया था, मान लो दिस इज द डेटा, ठीक है? उसने दिया कि द मेजरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन इनकरेक्ट मेजरमेंट ऑब्जर्व्ड बाय द स्टूडेंट। तो 4 ऑप्शन उसने ऐसे दिए, 1.8 मीटर, 2.1 मीटर, 2.23 मीटर, 2.7 मीटर। बताओ कौन सा इनकरेक्ट? 2.7 meter. 2.7। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि रेंज से बाहर है, सिंपल, राइट? इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व, इट इज आउट ऑफ द रेंज। अभी तुम लोग पढ़े हो, तुम लोग आंसर कर दिए, क्योंकि अभी अभी पढ़ा है उस चीज। जब ऑल ऑफ अ सडन 1 साल बाद नीट से पहले देंगे तो पता ही नहीं चलता है कि क्या है, कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, है ना? कीप रिवाइजिंग, फाइन? यस सर। Now the major part is from where questions will be framed, that is combination of errors. Extremely important. हर साल इसी से वो क्वेश्चन आता है, एक जिसकी मैं बात कर रहा था। तो मैं 2020 was an exception जिसमें नहीं आया, तो you expect it अगले साल तो पक्का आएगा, ठीक है? चलो करते हैं combination of error। तो भाई यहाँ पे हम 3 चीजें पढ़ेंगे, error in sum and difference पहला, दूसरा होगा error in product and division, और तीसरा होगा error due to power। तीनों के सिंपल रूल है, बहुत ही सिंपल रूल है, आप लोगों में बहुत कोई जानता भी होगा, बट स्टिल मुझे बताना तो है ही, तो मैं बता रहा हूँ, सुनना। मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमारा z,
z is equal to a plus b. This is how z is related to the two quantities a and b. ठीक है, तो ऑब्वियसली आप a को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इस तरह से a मीन प्लस माइनस डेल्टा a मीन, ऐसे ही लिखते हैं ना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को. दिस इज हाउ वी राइट, करेक्ट. अभी तो पढ़ाया है यहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दिस इज हाउ वी. Fine. Yes, sir. Similarly, Yes. B will be written as B mean plus minus delta B mean. And similarly, the LHS quantity Z will also be written like this only. Z mean plus minus delta Z mean. अगर आप लोग फ्रेशर बैच होते तो मैं ये पूरा रिलेशन डिराइव करके आपको बताता, बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. जरूरत नहीं है इसलिए नहीं करूंगा. अभी सुनना कैसे लिखते हैं हम. या एब्सोल्यूट एरर, ध्यान से सुनना. मीन एब्सोल्यूट एरर इन Z. फाइंड मीन, क्या फाइंड करना है, एरर इन सम एंड डिफरेंस. ओके, तो एक सेकेंड. एब्सोल्यूट एरर इन Z can be written as delta Z equal to delta A plus delta B. एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, सुनना मेरी बात ध्यान से. I'll explain you with the help of examples only. That will be better. पहले तो आप इस रिलेशन को याद रखना. अब इसको यूज कैसे करना अभी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी. डेल्टा Z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B. यहाँ पे भी आप प्लस माइनस लगा सकते हो, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है. अभी हाउ टू यूटिलाइज दिस आई टेल यू, डोंट वरी अबाउट दिस. पहले मुझे चारों रूल एक साथ खत्म करने दो. मतलब सुनो क्या है कि कभी भी अगर दो क्वांटिटीज को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाए, सब्ट्रैक्ट के लिए भी सेम रूल है, z इक्वल टू a माइनस b के लिए भी. तो क्या है ना कि आप एरर इन a और एरर इन b को ऐड कर दो सिंपली, तो एरर इन z निकल जाएगा. क्लियर है बात? Yes, sir. कैसे करेंगे तो बाद में देखेंगे, अभी बस फॉर द टाइम बिंग आप याद रखो इसको. दूसरा रूल है हमारा, अगर दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट में हो, a और b अगर प्रोडक्ट में हो, तो हाउ टू कैलकुलेट द एरर इन z. बट यहाँ पे हम एब्सोल्यूट एरर नहीं निकालते हैं, यहाँ पे हम रिलेटिव एरर इन z निकालते हैं. तो भाई रिलेटिव एरर इन z क्या होगा देखना जरा. प्रोडक्ट एंड डिवीजन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, डेल्टा z बाय z क्या इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b. अच्छा, हु विल टेल मी व्हाट इज दिस डेल्टा z? Mean absolute error. एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो मैंने पूरी क्वांटिटी लिखी है ये क्या है, रिलेटिव एरर है. और रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या होता था, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय mean. कई बुक में नहीं लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन अंडरस्टूड फैक्ट है कि जब मैं रिलेटिव एरर लिख रहा हूँ तो न्यूमरेटर होगा मीन एब्सोल्यूट एरर और डिनोमिनेटर होगा मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू. ठीक है, तो दिस इज हाउ. आप यहाँ भी चाहो तो मीन लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो प्रोडक्ट में ऐसा होगा, डिवीजन में भी ऐसा ही होगा. सेम रूल्स होल्ड्स ट्रू फॉर डिवीजन एज वेल. एकदम कोई अभी यूज कैसे करना है सोचो ही मत, तुम बस सुनते जाओ मेरी बात को, यूज करने में बताऊंगा. दिस इज हाउ इट वर्क. एक और रूल है हमारे पास, एरर्स ड्यू टू पावर. अब यहाँ पे भी हम रिलेटिव एरर ही निकालते हैं स्टूडेंट्स. वी डिफाइन रिलेटिव एरर एंड हाउ डू वी डिफाइन इट, देखना ध्यान से. रिलेटिव एरर इन z इज, तो डेल्टा z बाय z इक्वल टू, ध्यान से सुनना, जो भी पावर हो, यहाँ पे पावर कितना है, n है, तो पावर हमेशा कोएफिशिएंट बन जाता है. मतलब n will become the coefficient into delta a by a. मतलब ये कि whatever is the power, bring it in front as coefficient of that quantity. तो देखो n पावर था तो n बन गया coefficient multiplied by delta a upon a. Now this one is the most important relationship. Please remember this. ठीक है, तीनों ये रूल्स हो गए. अभी समझ में कुछ नहीं आया हो, डोंट वरी, क्वेश्चन से ही समझ में आ सकता है ये. बस तुम याद रखना, फिर से सुनना मेरी बात. एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो सीधा सीधा एरर्स को ऐड कर दो, बट वहां पे जो एरर हम निकालते हैं वो एब्सोल्यूट एरर होता है, ना कि रिलेटिव एरर. ठीक है, अगला प्रोडक्ट या डिवीजन हो, सिंपल है, चुपचाप ऐड कर दो, कुछ नहीं सोचना है. प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों में ही ऐड कर देंगे, कुछ भी नहीं सोचना है. नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग अगर पावर हो तो पावर को आप कोएफिशिएंट बना दो, एज सिंपल एज दैट. क्या मेरी बात क्लियर है, ये तीनों ही बात? Yes, sir. अभी Yes, मैं sir. आऊंगा, अभी डोंट वरी. अब इसको यूज कैसे करते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट फर्स्ट वी विल डू नीड टू फाइंड 19 क्वेश्चन.
कहाँ गया? There we go. This is need to turn 19. लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसे आप सारी चीजें समझ जाओगे अच्छे से। ध्यान से सुनना मेरी बात। नीड 2019 में ये आया था, in an experiment the percentage of error occurred in measurement of physical quantities A, B, C, D। मतलब सुनना ध्यान से, ये सारी क्वांटिटीज परसेंटेज एरर है। किन में? A का परसेंटेज एरर है 1%, B का परसेंटेज एरर है 2%, C का 3% और D का 4%। Then find the maximum percentage error in measurement of X। और X ABCD से रिलेटेड कैसे है वो ये फॉर्मूला बताएगा। This formula will tell you how X is dependent upon A, B, C and D। करेक्ट है मेरी बात? अब सुनना। तो भाई यहाँ से सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला जनरेट करूंगा, देखो कैसे। यहाँ पे तीनों रूल एक साथ यूज हो रहे हैं, दैट इज द रीजन कि मैंने पहले ये क्वेश्चन लिया है, पीछे के 3 क्वेश्चन ये बन जाएगा तो सब बन जाएगा। सुनो ध्यान से। तो मुझे निकालना क्या है? ऑप्शंस देखो आप परसेंटेज में है, राइट? और निकालने पूछा गया परसेंटेज error occurred in measurement of this, then find the maximum percentage error in X। मतलब पूछा भी गया है परसेंटेज error। तो भाई सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। परसेंटेज एरर निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। परसेंटेज एरर निकालने के लिए रिलेटिव एरर इनटू 100 करना पड़ता है, करेक्ट? इज इट क्लियर? तो पहले क्या निकालना होगा? Yes, sir. तो क्या मैं रिलेटिव एरर। एग्जैक्टली क्या रिलेटिव एरर इन एक्स ऐसे लिखाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। आप चाहो तो ऊपर मीन लिख सकते हो, बट बुक्स में नहीं लिखते हैं मीन, क्योंकि काफी लंबा हो जाता है, लेंथी स्टेटमेंट हो जाता है, दैट इज व्हाई। सो दिस इज व्हाट इज रिलेटिव एरर इन एक्स इक्वल टू। अभी सुनना, यहाँ पे 4 क्वांटिटीज है A, B, C, D, उनको आपस में देखो कैसे रिलेटेड है वो। क्या A और B वाले टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या C और D वाले टर्म भी एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में है? Yes, Yes, sir. sir. क्या ये टोटल टर्म नीचे वाले और ऊपर वाले डिवीजन में है? Yes, sir. Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या कहीं भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है क्या? नहीं। क्या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिंपल रूल होता है? एरर्स को, रिलेटिव एरर को क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में? यहाँ पे देखो आप, कहाँ गया? व्हाट हैपेंड? वन सेकंड। ओके, तो भाई हाउ डू वी कैलकुलेट द रिलेटिव एरर in addition and multiplication and division? ये रहा, we simply add them up, correct? We simply multiplication में और division में relative error in Z equal to relative error in A plus relative error in B, सिंपल है। तो भाई आते हैं वापस इस क्वेश्चन पे और देखते हैं यहाँ पे अब क्या किया जाए। आप ध्यान से देखो, बट यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आप A, B, C और D के ऊपर आपको पावर भी दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. पावर का रूल भी लगाना होगा, बिल्कुल लगाना होगा। पावर का रूल क्या होता है? सिंपल होता है, पावर को क्या बना दो? कोएफिशिएंट बना दो। अभी देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन A, बिकॉज B वाला टर्म A के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन के कारण एक एडिशन आएगा। बोलो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? सभी बोलेंगे मुझे। Plus 1/2 delta 1 B by by 2 D. del B. बहुत अच्छे। अभी क्या लिखूं मैं? C और D को कैसे लिखूं? Plus. प्लस क्यों? क्योंकि C इन दोनों से डिवीजन में है, करेक्ट? Yes, sir. Yes, Plus. sir. 1/3 delta C by C. 1/3. लास्ट में क्या लिखूं मैं? प्लस माइनस इनटू क्या? Plus 3 3 delta D by D. वेरी गुड। पहले मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग? ये समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है एरर। मुझे किसी को भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। No, sir. एनीवन? आई एम आस्किंग। Yes, sir. देखो हाईली लाइकली है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? तो बोनस होते हैं ये सारे क्वेश्चन, एकदम बोनस, फ्री का मार्क्स होता है। ऐसे क्वेश्चन तो हमें मिस करना ही नहीं है। तो कम ऑन टेल मी एनीवन इफ यू हैव स्लाइटेस्ट ऑफ द डाउट कि यहाँ पे सर प्लस क्यों किया, 1/2 क्यों लाया, 1/3 क्यों लाया, पूछो कुछ भी। सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। Yes, 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 sir. sir. बहुत अच्छी बात है फिर तो। चलो ठीक है, ये सारी चीजें जो मैंने सर्कल किए हैं ना, ये रिलेटिव एरर है, करेक्ट? रिलेटिव एरर इन ए, रिलेटिव एरर इन बी, सी, डी। बट हमें निकालना क्या था? परसेंटेज एरर। सही है बात?
Yes, sir. और यहाँ पे जो 1%, 2%, 3%, 4% दिया है ना, ये भी परसेंटेज एरर ही है इन A, B, C and D रेस्पेक्टिवली। तो क्या मैं एक देखना एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा हूँ, LHS और RHS सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100। क्या मैं ऐसा ऑपरेशन कर सकता हूँ? कैन आई मल्टीप्लाई LHS और RHS by 100? ऑफ कोर्स आई कैन डू। Yes. आप सोचो RHS से, आप सोचो RHS से 100 कॉमन ले लो, RHS में सब जगह 100 है ना, 100 कॉमन ले लो, LHS वाले से कैंसिल कर दो, दैट इज फेयर, कर सकते हैं हम ऐसा। बट 100 से मल्टीप्लाई करने का फायदा ये होगा दैट दीज रिलेटिव एरर्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एरर्स, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. ये सब परसेंटेज एरर बन जाएंगे और LHS में भी हमें परसेंटेज एरर इन X मिल जाएगा। अब सुनना, अब मुझे बताओ तुम ये कि व्हाट इज दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100? 1%. Exactly, this is the percentage error in A, correct? What is this quantity? 2%. What is this quantity? A into K. 3%. चलो फटाफट सॉल्व करके बताओ मुझे what is the answer of this question? 16%. Exactly. क्या क्वेश्चन इजी है या टफ है? टेल मी। इजी है। कितने लोगों ने बनाया था ये 2019 वाला? Yes, sir. बनाया था, बहुत अच्छी बात है, बनाया था। क्या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप बना पाओगे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ओनली व्हेन यू से कि ये पूरी अच्छे से समझ में आ गया है। अगर ये समझ गए तो सब बन जाएंगे। टेल मी, कम ऑन। Yes, sir. समझ गए। समझ गए, बहुत अच्छी बात है। चलो आज जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, जेईई मेंस 2018 देखते हैं क्या है। चलो तुम लोग बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। व्हाट इज द वॉल्यूम L ऑफ cube. L क्यूब? तो तुम्हें तो आता ही सब। अब सुनो क्या है, if the relative error in measurement of mass and length are this much and this much, ये परसेंटेज एरर है एक्चुअली, परसेंटेज में लिखा है ना तो परसेंटेज एरर है, यहाँ पे रिलेटिव गलती से लिख दिया इसने, परसेंटेज होगा वो। फाइंड द मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी, ऑप्शंस भी परसेंटेज में है, तो क्या आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट कर सकते हो? यस सर। Yes, sir. 2 मिनट Sir, देता हूँ। 4.5%. बन भी गया? Yes, sir. ठीक है, सबको ही बनाएंगे, आई विल गिव यू 2 मिनट्स। स्टार्ट। टफ हम लोग करेंगे नहीं ना, नीट है ना। चलो कम ऑन। सो आंसर, गॉट द आंसर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसको प्रॉपर्ली ऐसे लिखा जाएगा, डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम, जल्दी बोलो क्या लिखूं, प्लस या माइनस? Plus. 3 डेल्टा डेल्टा एल बाय एल। अब क्या करना है, दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म है। डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 इज हाउ मच? 1%। 1%. And delta m by m into 100 is how much? 1.5. 1.5. So 3 into 1 plus 1.5 is 4.5%. Correct answer 4.5%. Clear है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Anyone is asking something? किसी को कोई डाउट है? Anyone? Yes, Jagruti, is it clear? जागृति, आर यू देयर? यस सर। समझ में आ गया अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? देयर वी गो, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो स्टार्ट हो जाओ, 2 मिनट्स ओनली। ठीक है, तुम लोगों से सॉल्व हो गया 6%, दैट्स ग्रेट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन, नीड 2013, कम ऑन। सबका आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. So I'll just write it down. Delta P upon P into 100 is equal to 3 times delta A upon A into 100. Correct लिखा है? Plus 2 times delta B upon B into 100. Plus क्या लिखूं? Delta C upon C into 100. Coefficient 1 है, इसलिए कुछ भी नहीं पावर यूज कर रहा हूँ. Delta D upon D into 100. Now you can quite easily solve it. You'll be getting 14%. Correct? Yes, sir. Fine. Let's move ahead. Here we go. Another very good question. चलो इसको बनाओ, 2 मिनट है आपके पास। पहले मैंने आपको कुछ बताया था थोड़ी देर पहले कि कोई भी क्वांटिटी को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं तो ये टर्म क्या है और ये टर्म क्या है, याद है ना तुम लोगों को? Yes, sir.
ऐसे Yes, क्वेश्चन sir. नहीं Yes, sir. बताता व्हाट आर these terms. चलिए, before solving this question you should know this formula, right? Time period 2 pi under root L upon G. How many of you knew it? ये आना Yes, चाहिए sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. आपने एसएचएम में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड या जी निकालना है, परसेंटेज एरर इन जी। फाइन। तो इसको सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, फॉर सिंप्लीफाइंग इट हम स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड एल अपॉन जी। ठीक है, जिस चीज में परसेंटेज एरर निकालना हो पहले आप उसको सेपरेट कर लो। मतलब जी में निकालना है तो जी को हम लेफ्ट ले आते हैं, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब इस 4 पाई स्क्वायर को ढोने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज पाई इज अ नंबर, राइट? तो नंबर्स में कोई एरर कभी नहीं होता है, तो इनमें तो कोई एरर नहीं होगा, आप इसको भूल जाओ। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ g इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वायर, करेक्ट? Yes, sir. क्या अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा g अपॉन g इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t अपॉन t? क्या सही लिखा है मैंने? Yes, sir. Yes, sir. अब सवाल है इन वैल्यूज को कहाँ से लाए हम। चले आते हैं यहाँ पे वापस L की वैल्यू में, L इक्वल टू 100 प्लस माइनस 0.1। ध्यान से समझना, दिस इज व्हाट आई वांटेड यू टू नो, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आए। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जो वैल्यू है ये 100, ये कहाँ पे लिखना चाहिए मुझे, L की जगह या डेल्टा L की जगह? कम ऑन टेल मी। L की जगह। L. L इज एक्चुअली 100, बहुत बढ़िया। डेल्टा L कितना है स्टूडेंट्स? 0.1. 0.1. 0.1. क्या समझ में आया? उस वक्त मैंने वो रिप्रेजेंटेशन वाला स्लाइड क्यों पढ़ाया था तुम्हें, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओ इसीलिए। डन। डेल्टा टी की वैल्यू बोलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज डेल्टा टी? 0.01. 0.01. 0.01, बहुत बढ़िया। एंड टी की वैल्यू 2. काम खत्म। 100 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर लो, परसेंटेज अगर निकालना है 100 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो। कितना आया था आंसर? 1.1%, राइट? So solve it and check it out if you are getting this answer. You did it like this 1.1%. आयुषी तुम्हारा आया था? Yes, sir. ऐसे ही किया था? Yes, sir. Okay, great. चलो। एंड वो जो क्लासेस आयुषी तुम्हारे मिस हुए थे वो तुमने देख लिए क्या YouTube पे? Yes, sir. चलो ओके। क्या समझ में आ गई सबको बातें? Yes, sir. ये एक डिफरेंट Yes, sir. फॉर्मेट था, नेवर बी कंफ्यूज। क्या अच्छे से? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes. Okay. There we go. We have another question for you, practical. क्वेश्चन गलत देख लिया था। देख लिया था, कोई बात नहीं, चलो ध्यान रखना इन चीजों का, है ना? Yes, sir. Okay. So this is all about errors. Now there is one more topic, very simple, कुछ भी नहीं है उसमें, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे सर सिग्निफिकेंट फिगर्स के नाम से। ठीक है? I think many of you might be knowing this. Okay, bye. That's Bye, it for sir. today. Take care. Bye, sir.